नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत @2047 पर रहेगा फोकस। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की आज शाम भाजपा कार्यालय में होगी बैठक। राज्यों में जारी विकास योजनाओं पर होगा मंथन। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में कमकरी इलाके में पाकिस्तानी मारा गया, 5 जवान जख्मी, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। गुजरात, महाराष्ट्र में बारिश से हालात खराब। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरी, राहत और बचाव कार्य जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर घोषित की अपनी उम्मीदवारी। कहा, हर वोट हासिल करने के लिए करेंगी कड़ी मेहनत। पेरिस ओलंपिक में भारत निशानेबाजी के साथ अपने अभियान की करेगा शुरुआत। 10 मीटर मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन में 2 भारतीय जोड़ी दिखाएगी अपना दम। मुक्केबाजी, हॉकी, बैडमिंटन के भी मुकाबले आज। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज। पल्लेकेले में सूर्य कुमार यादव के बतौर कप्तान ये पहली सीरीज। और आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं जो शासी परिषद की बैठक है वो हो रही है और नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय विकसित भारत @2047 है। बैठक में विकसित भारत पर दृष्टिपत्र के प्रस्ताव पत्र पर भी चर्चा प्रस्तावित की गई है। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी का शासन और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी युक्तियों के वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की आज शाम दिल्ली के केंद्रीय भाजपा कार्यालय में बैठक होनी है और बैठक में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ राज्यों में विकास की जो तमाम योजनाएं हैं उस पर भी चर्चा संभावित है। केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं की बीजेपी शासित राज्यों में हो रही प्रगति पर भी समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। ऐसे में राज्यों में आगे की रणनीति पर भी विचार हो सकता है और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार ने आम बजट संसद में पेश किया। गौरतलब है कि राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में हैं और बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में होने वाली बैठक में बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर भी फीडबैक लिया जाएगा। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां की नियंत्रण रेखा पर माछिल सेक्टर के कामकारी में एक अग्रिम सैन्य चौकी पर अज्ञात लोगों द्वारा गोलीबारी की घटना में 5 जवान घायल हो गए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी व्यक्ति मारा गया। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तो लगातार यह खबर हम सुबह से ट्रैक कर रहे हैं, जबकि गोलीबारी की अगर बात की जाए तो 5 सैन्यकर्मी घायल हैं। सेना का ऑपरेशन अभी जारी है। भारतीय सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। अक्षय डोंगरा इस पूरी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, सेना की जवाबी कार्रवाई में अभी एक पाकिस्तानी व्यक्ति मारा गया है और अक्षय, अभी क्या ताज़ा जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जिस तरह से पाकिस्तान घुसपैठ की गतिविधियां हमेशा आतंकवादियों के पीछे छुपकर करता रहा है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि खुलकर पाकिस्तान की एजेंसी बॉर्डर एक्शन टीम, जो कि बॉर्डर पर निगरानी रखती है पाकिस्तानी तरफ से, जिस तरह से हमारे यहाँ पर बीएसएफ होती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वहां पर बॉर्डर एक्शन टीम द्वारा कहीं ना कहीं ये पूरा समर्थन दिया गया इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ को। और जिस तरह से ये सपोर्ट दिया जाता है, जिस तरह समर्थन दिया जाता है, वो 2-3 तरीके से होता है। पहला एक ये रहता है कि कहीं ना कहीं गोलीबारी की जाती है ताकि जो फोर्सेस जो भारतीय साइड पे है, जो बीएसएफ हो या फिर आर्मी, उनका ध्यान भटकाया जा सके, उनका ध्यान भटकाकर वहां पर दूर इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ की जगह से दूर ले जाया जा सके। अब अगर एलओसी की बात की जाए तो वहां पर भारतीय सेना तैनात है, और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात की जाए तो वहां पर बॉर्डर एक्शन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, वो तैनात रहती है। तो जिस तरह से ऑपरेशन किया गया वो साफ देखने को आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी यानी पाकिस्तान की फौज का समर्थन इस घुसपैठ की गतिविधि को था, और इसकी जो कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना द्वारा की गई है, उसमें ये चीज देखी गई है कि समर्थन जिस तरह से दिया गया है वो ना सिर्फ टैक्टिकल था, बल्कि पूरी तरह से एक तरह से ऑफेंसिव एक्शन बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि पाकिस्तान की फौज द्वारा किया गया ताकि घुसपैठ कराई जा सके। लेकिन जिस तरह से अलर्ट थी इंडियन आर्मी, उसके चलते ही इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ को रोक दिया गया है। हालांकि इसमें 5 हमारे जो सेना के जवान है वो उनको चोटें आई है, वो उनको अस्पतालों में भर्ती किया गया है, और इस जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी को भी मार गिराया गया है जो घुसपैठ की कोशिश में था। तो ये काफी समय बाद एक तरह से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की एजेंसीज अब खुलकर कहीं ना कहीं डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में सामने आ रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये भी है कि जो वाकया हुआ है ये ठीक कारगिल विजय दिवस जो मनाया गया जम्मू कश्मीर में, उसके ठीक एक दिन बाद हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने खुद कल एक स्पीच दी, तो उसके ठीक एक दिन बाद ये कहीं ना कहीं सोची समझी ये जो एक्शन लिया गया, सोचा समझा एक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल, और साफ तौर पर जो पाकिस्तान की बौखलाहट है इस तरह का, जब वो कायराना कोई भी एक्शन करती है तो वो सामने आती है, उसकी सरपरस्ती में कैसे आतंकवाद उसी की सरजमी पर फल फूल रहा है। वहीं एक और जानकारी अक्षय आपसे लेना चाहेंगे कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के त्रेगम सेक्टर में भी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, सबसे चिंता की बात यही है कि जिस तरह से भारतीय सेना ने इस सेक्टर में यानी कि कामाकारी सेक्टर में जिस तरह से जवाब दिया, उसी तरह से कई अन्य जगहों पर भी घुसपैठ की लगातार कोशिश पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से की जा रही है, पूरा समर्थन दिया जा रहा है। पहले छुपकर वो वार किया करते थे, लेकिन अब वो सामने आकर कहीं ना कहीं घुसपैठियों को, आतंकवादियों को, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान ही खुद घुसपैठियों की शक्ल लेकर पाकिस्तान से घुसने की कोशिश करते हैं, या फिर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बेस बना के रहते हैं, या फिर कई बार वो इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से भी घुसने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी तरह से पिछले 2 हफ्तों में जो हमने देखा है, जिस तरह से आतंकी गतिविधियां करने की जम्मू कश्मीर में कोशिश की गई है, उन सभी पर पानी फेर दिया था भारतीय सेना और हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस वहां पर तैनात है। और इसी की बौखलाहट देखी जा रही है कि अब हो सकता है कि आतंकवादियों के पास असला बारूद जो घुसपैठी अंदर है खत्म हो गया, और इसीलिए ये बौखलाहट दिखाई जा रही है ताकि उनको फिर से कहीं ना कहीं जो फंडिंग हो या फिर हथियारों की सप्लाई हो, वो करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि बार बार जिस तरह से गतिविधियां ये आतंकवादी की गई है, उन सभी पर पानी भारतीय सेना और अन्य भारतीय सुरक्षा बलों ने फेर दिया था। तो ये बौखलाहट कहीं ना कहीं को दर्शाता है कि पाकिस्तान की एजेंसी और बॉर्डर एक्शन टीम जो सबसे ज्यादा बदनाम है, कई बार उनके ऊपर जो वॉर क्राइम्स होते हैं उनके भी आरोप लगे हैं, वो बॉर्डर एक्शन टीम अब सामने आकर कहीं ना कहीं समर्थन इस घुसपैठ की घटनाओं को दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी खुद से साझा करने के लिए। आगे भी, क्योंकि अभी ऑपरेशन सुरक्षा बलों का जारी है, हम इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं बात अब कर लेते हैं नीट यूजी पेपर लीक मामले की, जिसमें सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने झारखंड के धनबाद से पवन नामक एक और युवक को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर सीबीआई की टीम ने सुदाम डी थाना क्षेत्र के भाट बांध तालाब से गोताखोरों की मदद से बोरी वहां से निकली, और इस बोरी में कुछ टूटे हुए मोबाइल फोन्स और पेपर लीक से जुड़े कुछ अन्य साक्ष्य मिले। दिलचस्प बात यह है कि सामने
आ रही ये है कि पेपर और आंसर भेजने वाले और लेन देन करने के जो गिरोह हैं वो अलग अलग मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड को तोड़कर फेंक दिया जाता था। सीबीआई अब इन मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक जांच करवाएगी, जिससे अहम सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस में हैं। जयशंकर ने लाओस के प्रधानमंत्री सुनेक्से सिफनडोन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, विरासत संरक्षण, ऊर्जा, डिजिटल और क्षमता निर्माण में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान साइबर स्कैम सेंटर के माध्यम से भारतीय नागरिकों की तस्करी का मुद्दा उठा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने नागरिकों के बचाव और राहत में लाओ पीडीआर सरकार के निरंतर सहयोग की प्रशंसा की है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लाओ पीडीआर की अध्यक्षता का वो पूर्ण समर्थन करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक से इतर तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और इसके अलावा दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात हैं। मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने 8 जिलों पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, चंद्रपुर, गोंदिया और गढ़चिरौली में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में बहुत भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। नवी मुंबई के शाहबाज गांव में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें कुछ लोग अंदर फंस गए। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, जबकि एक व्यक्ति के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए घटनास्थल पर है। शाहबाज गांव नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में है। इमारत सुबह करीब 5 बजे ढह गई थी। गुजरात की बात करें तो यहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। बारिश से गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में नवसारी और तापी है। नवसारी सूरत में एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नवसारी में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। वहीं वडोदरा, सूरत और द्वारका में भी भारी बारिश से हालात खराब है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। एहतियातन गंगा में छोटी नाव के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। जलस्तर बढ़ने के चलते घाटों पर स्थित मंदिर जलमग्न होने लगे हैं। बढ़ते जलस्तर का एनडीआरएफ की नाव से जायजा लिया हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। इस समय एनडीआरएफ की बोट पे हूँ, ठीक मणिकर्णिका घाट के सामने। यह काशी का प्रसिद्ध घाट है और आप देख सकते हैं कि गंगा का जल स्तर किस तेजी से बढ़ रहा है। सामने ललिता घाट भी है और हम इस तरह से बाकी जो घाट हैं उनको भी देखेंगे कि गंगा के जल स्तर बढ़ने से किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जो रेत का टीला था वो भी चूँकि गंगा का जल स्तर बढ़ा है तो रेत के टीले दिखने बंद हो गए हैं। काशी है, वाराणसी है, उसके आसपास दूसरी तरफ बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी। घाट पर हम सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते थे, वो अवरुद्ध हो गया है। एक रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। गंगा जी के अंदर जो है ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। तो जो जल स्तर बढ़ा है उसमें ये मंदिर डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो प्रशासन है, जल पुलिस ने ये सतर्क किया है, जो छोटी नावें हैं वो गंगा में नहीं चलेंगी। गंगा आरती देखने के लिए भी क्रूज या बड़ी नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सतर्कता बरती जा रही है लोगों के जान माल को बचाने के लिए। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 86वां स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा
कि सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को मेरी शुभकामनाएं। राष्ट्र के प्रति उनका अटूट समर्पण और अथक सेवा वास्तव में सराहनीय है। वे हमेशा साहस और प्रतिबद्धता के उच्चतम मानकों के पक्षधर रहे। हमारे देश को सुरक्षित रखने में भी उनकी भूमिका सर्वोपरि है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने अपनी स्थापना के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को अपने मिशन के रूप में लिया। वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और हर बार विजयी हुए। मैं सीआरपीएफ के उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। प्रधानमंत्री ने पूर्व सांसद थीरू मास्टर मथन के निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने शोक संदेश में कहा कि पूर्व सांसद थीरू मास्टर मथन जी के निधन से दुख हुआ। उन्हें समाज की सेवा और वंचितों के लिए काम करने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने तमिलनाडु में हमारी पार्टी को मजबूत करने में भी सराहनीय भूमिका निभाई। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान देश में योग शिक्षा और शोध के प्रमुख संस्थानों में से एक है। यहाँ पर डिप्लोमा इन योग साइंस फॉर ग्रेजुएट के कोर्स में प्रवेश पाने के लिए योग में अपना करियर बनाने वाले छात्रों के लिए ये एक अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। अगर आप योग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर योग के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस कोर्स के बारे में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर काशीनाथ समगंडी से खास बात की है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। मोरारजी देसाई योग संस्थान में कई कोर्स चलते हैं डिप्लोमा के, जिसमें छात्र योग के कोर्स करते हैं और उसके बाद उनको रोजगार के अवसर भी मिलता है। किस तरह के ये कोर्स चल रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मोरारजी देसाई योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर काशीनाथ हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि जो आपका सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है योग कार्यक्रम को लेकर के, वो कौन सा है और इसमें बाकी जो दूसरे संस्थान से कितना ये अलग है? जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो है DYSC डिप्लोमा इन योगिक साइंस फॉर ग्रेजुएट्स। ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है 1998 से इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है और वेल एक्सेप्टेड प्रोग्राम है। और इसमें लगभग यानी 100 सीटें हैं, लेकिन हमें हर साल लगभग 400 से अधिक लोग इसमें भर्ती होने के लिए आते हैं। लेकिन उनको उनका एग्जामिनेशन होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद उनको हम एडमिशन देते हैं। और दूसरे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कोर्सेज में हम डिफरेंशिएट देखें तो इसमें क्या है, इसका जो करिकुलम है इतना अच्छे से बनाया है। इसको हम 2 सेमेस्टर्स में 6 मंथ का सेमेस्टर्स होते हैं और पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं। वो यूनिक सब्जेक्ट्स है। बेसिक फाउंडेशन को पहला जो 6 महीने के जो होता है फाउंडेशन पे होता है, फाउंडेशन ऑफ योगा, फाउंडेशन ऑफ हठ योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी बेसिक्स, ये सभी पहले साल में किया, पहले 6 महीने में होता है। दूसरा सेकेंड सेमेस्टर में उसमें उसका थोड़ा एडवांस होता है, जैसे कि योग जो उपनिषद में, पुराणों में, शास्त्रों में, भगवत गीता में क्या क्या लिखा है और उसको हम आज की परिप्रेक्ष्य में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है और नए नए संसाधनों के साथ भी हम इसको कैसे अप्लाई करना है, इस तरह हम करते हैं। उसके साथ साथ यूनिकनेस ये है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी जो है, हम ट्रेनिंग यहाँ के ट्रेनिंग देते समय या हम OPD में भी एक्सपोज करते हैं और हमारा CGHS 20 CGHS सेंटर है, वहाँ भी उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। और योगा थेरेपी सेंटर 4 है, वहाँ भी उनको हम योगा करवाने के लिए भेजते हैं और योगा सीखने के लिए और पेशेंट केयर सीखने के लिए। उसके साथ साथ हम बहुत जगह जैसे जो फील्ड वर्क होता है, हम एक इसमें करिकुलम में एक प्रोग्राम डाला है, 1 महीने का होता है, वो फील्ड वर्क बोल के। वो क्या है, फील्ड में जाना है, अपने आप खुद जाएगा व्यक्ति, खुद जाएगा स्टूडेंट और कोई एक प्लेस को चूज़ करेगा, वहाँ के लोगों को एकत्रित करेगा, उनको मोटिवेट करेगा और उनके लिए एक मॉड्यूल करके हर रोज़ाना उन लोगों को बुला के उनका करिकुलम करता है। और एक जब ये उनको सिखाता है, ये जब 1 महीने का जब होता है उसके लिए सुपरविज़न हम यहाँ से करते रहते हैं और सडनली जाके इंस्पेक्शन करते व्यक्ति स्टूडेंट परफेक्टली कर रहा है कि नहीं, इस तरह देखते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग, ये अलग अलग 100 लोग 100 स्थानों में अलग अलग जगह होता है और उसके सभी का सुपरविज़न होता है। उसके साथ साथ दूसरा है
टीचिंग ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ये खाली सीखने के बाद वो टीचर भी बनना है। और टीचर बनने के लिए टूल्स क्या क्या यूज़ करना है, मॉड्यूल कैसे क्या करना है, इसको भी उसको नॉलेज बढ़ाने के लिए सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ही है इसका, टीचिंग मेथोडोलॉजी बोल के। सो इस तरह इसमें यूनिकनेस है, इसलिए लोग ज़्यादातर लोग इसमें आना चाहते हैं। इस तरीके से अगर आप योगा को करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं तो मोरारजी देसाई योग संस्थान में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरे के स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रख सकते हैं। कैमरामैन पीयूष के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया जा रहा है और 31 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से आए कारीगर और कलाकार शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में 162 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के स्टॉल्स भी शामिल हैं। इन कारीगरों को खास तौर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें हैंडलूम, जरी के काम से लेकर सभी लकड़ी की कारीगरी के कलाकार शामिल हैं। इस कारीगरी को केंद्र सरकार की सहायता से भी विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही कारीगरों के लिए वर्कशॉप और प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पे टोटल 30 स्टेट और यूटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल हमारे 162 स्टॉल्स हैं, जिसमें देश भर से कई तरह के कलाकार आए हुए हैं और उन्होंने अपने पे यहाँ शोकेसिंग करी है, अपने सारे जो उनके आर्ट हैं उनकी, और उसकी बिक्री भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बार बार हमारे लोग जाके उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी और क्या मदद कर सकते हैं, उसकी हम डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। तो मे बी जब हम फ्यूचर में पॉलिसी बनाएंगे तो वो सारी चीज़ों को हम लोग उसमें इंक्लूड करना चाहेंगे। तो साफ तौर पर जो हाथ के कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनके लिए मशहूर दिल्ली हाट में लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया है। ख़ास तौर पर कैसे हाथ के हुनर को प्रोत्साहन देना है, सरकार का उस पर पूरा फोकस है और इस पर साफ तौर पर देखा गया कि तमाम जो देश भर से कारीगर हैं, कलाकार हैं, वो अपने तमाम कलाओं की झलक के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो हाट में लद्दाख से लेकर मणिपुर तक के कारीगर अपनी कारीगरी का प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ विभिन्न वर्गों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं। कारीगरों का मानना है कि उन्हें खुशी है कि उनकी कला को उचित मान, सम्मान, प्रोत्साहन और एक मंच मिला है। हमें बहुत अच्छा लगा और हमें नई नई जो है तकनीक सुनने को मिली और जो है देखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। हमें नए नए तरीके से जो है सेमिनार में सुनने को मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह इसको जो है ना आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने से और आगे लिए भी चाहता हूँ मुझे इस तरह के प्रोग्राम मिले ताकि मैं और आगे के लिए काम बढ़ा सकूँ। अभी मेरा काम छोटा है लेकिन मैं इसको ऊपर के लेवल ले जाना चाहता हूँ और मुझे ये भारत माता वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं काम करता हूँ, जिनके कई प्रोग्राम में मैंने काम किए और इस काम के नतीजे में मुझे यहाँ तक दिल्ली हाट तक पहुँचने का मौका मिला। ब्लैक पोट्री और ये बास्केट इसे हम लोग खुद में बनाता है। फिर दिल्ली हाट में इसे गवर्नमेंट तरफ से इसे अपॉर्चुनिटी गिविंग, इट्स वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट द एग्जीबिशन। ब्लॉक प्रिंट का मैं कारीगर हूँ, वहाँ से मास्टर है, वहाँ से आया हूँ और इसमें मैं गवर्नमेंट में बुलाया है और इसका हमें अच्छा फ़ायदा मिलता है। हम बनाते हैं ना ओरिजिनल इंडिगो, ओरिजिनल काम है सब। हम इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हैं, सब वेजिटेबल कलर काम में लेते हैं सर। रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारी घोषित की और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, आज मैंने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और नवंबर में हमारा जन संचालित अभियान चलाया जाएगा। खबरें खेल जगत से। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी रोइंग, निशानेबाजी, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी और मुक्केबाजी की स्पर्धाओं में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आज भारत का स्केड्यूल कुछ इस प्रकार है। रोइंग में पुरुषों की सिंगल स्कल हीट आयोजित की जाएगी, वहीं निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल
मिक्स टीम क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय निशानेबाज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। निशानेबाजी में ही पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल का क्वालिफिकेशन राउंड भी खेला जाएगा। निशानेबाजी के 10 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड में महिला निशानेबाज अपने अभियान की शुरुआत करेंगी और इसके अलावा टेनिस में पुरुष युगल का राउंड ऑफ 32 मैच खेला जाना है। बैडमिंटन में पुरुष एकल ग्रुप स्टेज, महिला युगल ग्रुप स्टेज मैच में भारतीय शटलर कोर्ट पर उतरेंगे। वहीं हॉकी में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होना है। इसके अलावा मुक्केबाजी के महिला वर्ग में 54 किलोग्राम भार वर्ग का मैच होगा। पेरिस ओलंपिक का आगाज हो चुका है। पेरिस में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय फैंस शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में एक फैन ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए केरल से साइकिल यात्रा कर वो पेरिस पहुंचे। भारतीय फैन से बात की है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। पेरिस ओलंपिक में जहां एक तरफ भारतीय कंटिंजेंट अपना जलवा बिखेरेगा, वहीं फैंस भी यहां पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। एक ऐसे ही फैंस हैं हमारे साथ जो केरला से साइकिल से पेरिस तक का सफ़र तय किया उन्होंने और यहाँ पर आए हैं भारतीय टीम को चीयर करने के लिए। केरल से हैं फैज़ हमारे साथ। फैज़, कितना बड़ा मोमेंट है ये आपके लिए, कितना बड़ा पल है जब आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और पेरिस आए हैं टीम को? 2 साल का जर्नी है ये। 2022 अगस्त 15 शुरू किया केरला से। दिस इज़ माय 36th कंट्री। इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की, ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलैंड, बेल्जियम, यूके, फ्रांस. This is my final destination. After Olympics, I'll fly back to India. I came for Olympics. आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, आपने दिखाया था। कितने रिकॉर्ड आपके नाम हैं और कितना एक्साइटमेंट होता है बाईसाइकिल पे सफ़र करना? बहुत चैलेंजिंग है। Last week I got World Book of Record London from British Parliament. That's an amazing moment. Actually, that's an achievement. Actually, this journey took 2 years. 2 years. I'm conveying some message: world peace, healthcare, zero carbon, anti-drugs. On the way, I'm meeting with students, interacting with students, and conveying this message. School visit करके ये पूरा message convey कर रहे हैं। मिले आप बहुत सारे प्लेयर से, मैंने देखा आप बता रहे थे गिलक्रिस्ट से, नीरज चोपड़ा से, कैसे मुलाकात? From London, I got chance to meet Gilchrist, Harbhajan Singh, Suresh Raina, Gibbs. Budapest, I met Neeraj Chopra. That was an amazing thing in this journey. तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ भी कुछ? मैं ट्राई कर रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ये साइकिल से जो आप ये पूरा सफ़र तय कर रहे हैं? सेन रिवर पर है, एफएल टावर है, क्या मैसेज है आम लोगों को, पब्लिक को? एक्चुअली हम लोग स्पोर्ट्स के लिए इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है। स्पोर्ट्स इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। आई एम कन्वेइंग दैट मैसेज। हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट थ्रू स्पोर्ट्स। That's why I came to see Olympics. But it's good. जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर बहुत सारे बाईसाइकिलिस्ट आपको दिख रहे हैं, तो एक अच्छा कंपनी मिल रहा है। पेरिस में लोग रनिंग और साइकिल पे ज़्यादा फोकस। ये पूरा आदमी देख रहा है, मैं नहीं। ये झंडा है हमारा, फ्लैग है। एवरीबडी इज लुकिंग दैट ओनली। तो पेरिस के लोग जिस तरह से साइकिल को बहुत एस्पायर करते हैं, ऐसा ही आपको अच्छा लग रहा है? साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन? साइकिलिंग बहुत अच्छा है। एवरीवेयर साइकिल ट्रैक इज डेडिकेटेड, साइकिल ट्रैक इज देयर। आई एम रियली एंजॉयिंग साइकिलिंग हियर इन पेरिस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे फैज़ जो केरल से साइकिल का सफ़र करते हुए पेरिस आए हैं और इनको यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिलेगा क्योंकि इस पेरिस शहर में भी साइकिलिस्ट बहुत सारे हैं और बहुत इंजॉय करते हैं साइकिल को यहाँ के लोग। तो एक अच्छा मैसेज है कि साइकिल का इस्तेमाल करें। और इन्होंने जिस तरह से लोगों से मुलाकात करी है, यहाँ पर भी टीम इंडिया को चीयर करने आ रहे हैं। कुछ एथलीट्स इनसे यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। कैमरा सैंतल के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।